हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ सीनियर्स क्लासेस सागर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 यूनिट नंबर 8 नाभिक का लेक्चर नंबर 10। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं क्या हमने कल की क्लास में या फिर लेक्चर नंबर 9 में क्या जाना था। फ्रेंड्स, हमने लेक्चर नंबर 9 में अर्ध आयु औसत आयु के लिए व्यंजक किया था और इनकी व्यंजकों को काफ़ी अच्छे से समझा था। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप उनसे देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, तो उनमें से शामिल है कि अनएटॉमिक पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि अनएटॉमिक पार्टिकल्स से ही किसी परमाणु का अस्तित्व होता है। यही वो कारक हैं जो किसी परमाणु के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होते हैं। और हम जानते हैं कि भाई किसी परमाणु में मुख्यतः दो अनएटॉमिक या फिर अपरमाणविक कण होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इन 3 मुख्य कणों के अलावा भी अन्य कणों की खोज की जा चुकी है। उन्हीं में से शुमार है पॉजिट्रॉन। फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन के बारे में हम अपने लेक्चर नंबर 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज की हमारी क्लास में पॉजिट्रॉन के बारे में, पॉजिट्रॉन की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होगी, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन हैव मास विल सेम विद इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और चार्ज विल सेम विद प्रोटॉन, और मतलब पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो उस पर आवेश होता है, वो ठीक प्रोटॉन के आवेश के समान होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जो दो कणों के गुण लिए हुए है, क्योंकि भैया पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान आपके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो गया, लेकिन आप उसे इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हैं क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग होगा और जो हमारे पास हमारा नया कण पॉजिट्रॉन आया है उसका आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का बराबर ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉजिट्रॉन की दो खास विशेषताएं हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपने अगली अपरमाणविक कण की चर्चा कर लेते हैं, वो है न्यूट्रॉनो। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रॉनो की जो खास विशेषताएं हैं उसमें से पहली विशेषता है कि भाई आपका न्यूट्रॉनो चार्ज लेस होता है, मतलब न्यूट्रॉनो आवेशहीन होता है, इस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि न्यूट्रॉनो लो वेटेड होता है, मतलब इसका द्रव्यमान काफी कम होता है, या फिर हम सामान्य शब्दों में कहें कि न्यूट्रॉनो का जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि हमारी पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी की कोई ना कोई प्रति चीज़ें, मतलब उनकी एंटी चीज़ें ज़रूर होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई वायरस आता है तो उसका एंटी वायरस भी ज़रूर आता है, तो ठीक उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी न्यूट्रॉनो का एक प्रतिकण होता है, उसका नाम है एंटी न्यूट्रॉनो। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि पृथ्वी पर किसी भी चीज़ की एंटी चीज़ होती है, प्रति चीज़ होती है, तो जो प्रति चीज़ होती है उसके गुण होते हैं जो मुख्य चीज़ के गुणों के विपरीत ही होते हैं। तो ठीक वही शर्त यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी कि जो आपका एंटी न्यूट्रॉनो कण है उसकी विशेषताएं न्यूट्रॉनो कण के भिन्न होंगी, न्यूट्रॉनो कण की ठीक ही अपोजिट होंगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, हम न्यूट्रॉनो को दर्शाते हैं V से, और निश्चित तौर पर अब हम एंटी न्यूट्रॉनो को दर्शाएंगे V बार से। तो फ्रेंड्स, बस यही हमारी कहानी रही। हमारी क्लास के मुख्य टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें परमाणु के कुछ मुख्य अपरमाणविक कणों के बारे में चर्चा करनी थी। तो हमने जान लिया कि पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की, तो हमने जान लिया कि आखिर पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, और जो पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है वो प्रोटॉन की चार्ज के बराबर होता है। और साथ में हमने जाना कि आखिर न्यूट्रॉनो होता है जो उसका चार्ज लेस होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो काफ़ी कम होता है या फिर नगण्य होता है। और न्यूट्रॉनो का एक प्रतिकण भी होता है जिसे हम एंटी न्यूट्रॉनो कहते हैं। न्यूट्रॉनो को हम V से दर्शाते हैं और साथ में एंटी न्यूट्रॉनो को हम V बार से दर्शाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी क्लास का मुख्य टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव क्षय। देखिए, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिकाय। देखिए फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव क्षय क्या कहलाता है? किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से यदि उसकी नाभिक टूट रहे हैं तो उस क्रिया को हम कहेंगे कि भैया वहां पर रेडियो एक्टिव क्षय या फिर रेडियो एक्टिव डिकाय हो रहा है। तो फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव क्षय 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्फा क्षय, दूसरा होता है बीटा क्षय, और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है गामा क्षय। फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बीटा क्षय के भी 2 प्रकार होते हैं, बीटा नेगेटिव क्षय और बीटा पॉजिटिव क्षय। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी पूरी क्लास इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है। आज की क्लास में हम रेडियो एक्टिव क्षय को काफ़ी अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। और फ्रेंड्स, कभी कभार बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछ लिया करते हैं कि भाई रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है, रेडियो एक्टिव क्षय के प्रकार भी बताइए। तो ज्ञान के साथ साथ आज की हमारी क्लास बोर्ड के मद्देनजर भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम पहले प्रकार के अल्फा क्षय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वह रेडियो एक्टिव क्षय जिसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होते हैं,
अल्फा क्षय कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमने लेक्चर नंबर 7 में भी इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए रेडियो एक्टिव डिकाई पर एक अलग से लेक्चर लेकर आऊँगा। तो ठीक मैं अपने प्रोमिस के अनुसार आपके लिए इन अल्फा क्षयों को या फिर हम जितने भी प्रकार की रेडियो एक्टिव डिकाई को पढ़ेंगे उन सभी के बारे में काफ़ी डीप तरीके से समझेंगे, उनके उदाहरणों को देखेंगे और हम उनकी कुछ खास विशेषताएं भी देखेंगे कि आखिर क्या वो खास विशेषताएं हैं जो इन क्षयों को एक दूसरे से अलग या फिर भिन्न बनाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अल्फा क्षय क्या है? अल्फा क्षय वह क्षय है जिसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हीलियम नाभिक क्यों लिया गया है यहाँ पर? हीलियम नाभिक को हम दूसरे शब्दों में अल्फा कण भी कहते हैं। देखिए भाई, मुझे ये बताइए कि हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सर यहाँ से तो हम देख के भी बता सकते हैं कि परमाणु क्रमांक को वो नीचे लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान को यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 2 होगा और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होगा। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 2 होगा। परमाणु क्रमांक का सीधा संबंध होता है प्रोटॉनों की संख्या से, तो मतलब हीलियम के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 2 होने वाली है। तो निश्चित तौर पर नाभिक का आवेश उतना ही होता है जितना कि उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं। तो नाभिक जो हीलियम का नाभिक होगा उस पर कितना आवेश होगा भैया? उस पर उतना ही आवेश होगा जितना कि 2 प्रोटॉनों पर आवेश होता है। तो ठीक इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हीलियम का नाभिक होता है उस पर जो आवेश होता है वो 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो दोनों प्रोटॉनों के योग के परिमाण के बराबर होता है। तो इस कारण से हम हीलियम के नाभिक को अल्फा कण भी कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब उदाहरण को समझ रहे हैं कि आखिर हम किसी अल्फा क्षय के उदाहरण को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि परमाणु क्रमांक को हम नीचे लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान को कुछ ऐसा ऊपर लिखते हैं। परमाणु क्रमांक सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, परमाणु द्रव्यमान सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। यूरेनियम 238 का थोरियम 234 में क्षय अल्फा क्षय का एक प्रचलित उदाहरण है। इस प्रक्रिया में हीलियम नाभिक उत्सर्जित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कुछ इस तरीके से इक्वेशन के तौर पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिया है, देखिए इस अभिक्रिया का जो अभिकारक है वो है यूरेनियम। यूरेनियम 238। देखिए यूरेनियम 238 का जब विघटन हुआ, उसके नाभिकों का विघटन हुआ, फिर हम अपनी भाषा में कहें कि उसके नाभिक का क्षय हुआ, तो देखिए किस किस के रूप में वो परिणत हुआ। देखिए यहाँ पर थोरियम 234 और एक यहाँ पर हीलियम का नाभिक भी उत्सर्जित हो गया। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में देखिए प्रकार की अभिक्रिया ही, भले आप इसे नाभिकीय अभिक्रिया कह रहे हो, क्योंकि जो भी आपकी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं होती हैं वो सब नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, कोई भी अभिक्रिया हो, मास हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर यदि इसका परमाणु क्रमांक, अभिकारक का परमाणु क्रमांक कितना है? 238U। देखिए थोरियम का 234U है और हीलियम का 4U है। जब हम 234 में 4 ऐड करेंगे तो भाई 238U मिलेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर एक बात तो निश्चित है भाई कि यहाँ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फेल नहीं हुआ है। और बात कर ली जाए यदि हम प्रोटॉनों की संख्या की, तो प्रोटॉनों की संख्या मतलब एक प्रकार का आवेश ही है, तो आवेश भी हमेशा कंजर्व ही रहता है। तो यहाँ पर थोरियम में प्रोटॉनों की संख्या 90 है, 90 है, और हीलियम में जो प्रोटॉनों की संख्या है वो है 2 है। तो 90 + 2 बराबर 92। तो ठीक है, यहाँ पर मास भी कंजर्व है और आपका चार्ज भी कंजर्व है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अल्फा क्षय की। देखिए जब यूरेनियम 234 का थोरियम 234 में विघटन होता है तो इस प्रकार के विघटन को हम अल्फा क्षय कहते हैं। चलिए भाई, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर अल्फा क्षय की क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि अल्फा क्षय में उत्पादित विघटनज नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्षय होने वाली मूल नाभिकों की तुलना में 4 कम होती है तथा परमाणु क्रमांक 2 कम होता है। देखिए भाई, निश्चित तौर पर इसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। आपका जो यूरेनियम 238 है, उसके जो विघटन हुआ, विघटन के फलस्वरूप जो हमें दूसरा उत्पाद प्राप्त हुआ, उसमें क्या हुआ? देखिए उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4 कम है, जैसा कि इस पॉइंट में हमसे कह रहे हैं। और जो आपका परमाणु क्रमांक है वो 2 कम है, क्योंकि यहाँ पर 92 था, परमाणु क्रमांक 92 था। और हमें जो विघटन के उपरांत जो हमें नाभिक प्राप्त हुआ उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 90 है। और भैया जो उसका परमाणु द्रव्यमान 238 मतलब 238 था, और आपकी अभिक्रियाओं को संपन्न होने के बाद जो आपको नया नाभिक मिला उसका परमाणु द्रव्यमान 234 है। तो यहाँ पर पहली लाइन यहाँ पर चरितार्थ हो रही है, पहली लाइन यहाँ पर सत्य हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी पंक्ति को हम कुछ गणितीय रूप में लिख सकते हैं। सामान्यतः किसी मूल नाभिक में इस परमाणु के विघटनज नाभिक में इस परमाणु में रूपांतरण को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर X कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, यहाँ पर आपका Z उसका परमाणु क्रमांक होगा और यहाँ पर A उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। तो आपको जो नया उत्पादित नाभिक प्राप्त होने वाला है उसका जो द्रव्यमान होता है वो 4 कम होता है। और आपके लिए यहाँ पर
जो भी आपका परमाणु क्रमांक प्राप्त होने वाला है उस नाभिक का, उसका परमाणु क्रमांक हमेशा 2 कम ही होगा। और फ्रेंड्स लास्ट में हमें हीलियम नाभिक तो उत्सर्जित होता ही है, तो चूंकि अल्फा 6 की सबसे बड़ी विशेषता हीलियम नाभिक का उत्सर्जित होना ही है, तो बस यहाँ पर गणितीय रूप में पहली पंक्ति को समझाने का प्रयास किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारी क्लास 12 एनसीईआरटी के सिलेबस में अल्फा 6 को केवल इतना ही डिफाइन किया गया है, तो आपको भी केवल इतना ही समझना है। बस आपको समझ लेना है कि आखिर अल्फा 6 वह 6 कहलाता है जिसमें हीलियम नाभिक उत्सर्जित होता है। और एक छोटा सा उदाहरण याद रख लेना, यूरेनियम 238 थोरियम 234 में विघटित होता है और लास्ट में भाई उसका हीलियम नाभिक तो उत्सर्जित होना ही है, तभी तो वह अल्फा 6 कहलाएगा। बस अब जैसे ही आप इसके उदाहरण को याद रख लेंगे तो अल्फा 6 की आपको विशेषता 101% याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी अल्फा 6 की कहानी होती है खत्म। अब हम अपनी अगली रेडियोएक्टिव 6 की ओर आगे बढ़ते जो है बीटा 6। चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं कि आखिर बीटा 6 कहलाता क्या है। तो बीटा 6 वह रेडियोएक्टिव 6 है जिसमें इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने पॉजिट्रॉन के बारे में अभी थोड़ी सी पहले ही जाना है कि आखिर पॉजिट्रॉन क्या कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स बीटा 6 दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है बीटा नेगेटिव 6 और दूसरा प्रकार होता है बीटा प्लस 6। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि आखिर बीटा 6 बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव 6 क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं कि आखिर बीटा नेगेटिव 6 क्या कहलाता है। तो चलिए समझते हैं। इस प्रकार के 6 में नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन का स्वतः उत्सर्जन होता है। देखिए फ्रेंड्स चूंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पर याद रखने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि भैया बीटा नेगेटिव 6 में क्या होता है कि नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन का स्वतः ही उत्सर्जन होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और आपका उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 32। तो फास्फोरस का नाभिक जब सल्फर के नाभिक में टूटता है तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। देखिए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और साथ साथ देखिए क्या है, एंटी न्यूट्रॉनों को हम वी बार से दर्शाते हैं। तो देखिए जब बीटा नेगेटिव 6 उत्पन्न होता है, जब बीटा नेगेटिव 6 यहाँ पर आपका अस्तित्व में आता है तो क्या होता है कि इस प्रकार के 6 में नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन का स्वतः ही उत्सर्जन होता है और साथ में एक एंटी न्यूट्रॉनो कण का भी उत्सर्जन होता है। बस फ्रेंड्स यही केवल बीटा नेगेटिव 6 की कहानी है। आपको एक छोटा सा इसका उदाहरण याद रखना है। मैं आशा करता हूँ कि इसे याद रखने के लिए आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि जब बीटा नेगेटिव कर रहे हैं ना भैया तो बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव। बस आपको फास्फोरस से सल्फर तक केवल एक उदाहरण याद रख लेना है और लास्ट में याद रख लेना है कि इसके साथ एक एंटी न्यूट्रॉनो कण भी उत्सर्जित होता है। फ्रेंड्स दूसरे प्रकार का जो 6 है वो है बीटा पॉजिटिव 6। बीटा पॉजिटिव 6 में आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्या होने वाला है। इस प्रकार के 6 में नाभिक से एक पॉजिट्रॉन का स्वतः ही उत्सर्जन होता है और पॉजिट्रॉन तो हम क्लास की स्टार्टिंग में जान ही चुके हैं। उसका जो द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा और जो उसका चार्ज होगा वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो बीटा पॉजिटिव 6 में क्या होता है कि नाभिक से एक पॉजिट्रॉन का स्वतः ही उत्सर्जन होता है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु द्रव्यमान होता है 22। सोडियम देखिए यहाँ पर किस में विभक्त हो रहा है, सोडियम का नाभिक, नया नाभिक क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर एक सोडियम का नाभिक ही बनने वाला है तो उसका परमाणु क्रमांक 10 होगा और परमाणु द्रव्यमान 22 ही रहेगा। देखिए ई टू दी पावर प्लस मतलब इसे हम पॉजिट्रॉन ही दर्शाएंगे, ई टू दी पावर प्लस को हम पॉजिट्रॉन से दर्शाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बीटा पॉजिटिव 6 में पॉजिट्रॉन तो स्वतः उत्सर्जित हो ही रहा है और इसके साथ भी एक आपका न्यूट्रॉनो कण भी उत्सर्जित हो रहा है। तो भैया बीटा पॉजिटिव 6 में क्या होता है कि बीटा पॉजिटिव 6 में नाभिक से एक स्वतः ही पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है, पॉजिट्रॉन के साथ साथ आपका एक न्यूट्रॉनो कण भी उत्सर्जित हो जाता है। बस आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण याद रख लेना है, सोडियम टू सोडियम। फ्रेंड्स आई होप कि आप इन दोनों को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए भाई बीटा नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और बीटा पॉजिटिव 6 से आपका पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं कि आखिर बीटा 6 के पास क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसा कि हमने अल्फा 6 में विशेषताओं को समझा था, ठीक वैसे ही यहाँ पर हम बीटा 6 में भी विशेषताओं को समझने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है कि बीटा नेगेटिव 6 में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक एंटी न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन भी होता है तथा बीटा पॉजिटिव 6 में पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। देखिए फ्रेंड्स स्पष्ट सी बात है, अभी हमने उदाहरण में थोड़ी देर पहले जाना भी है, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि बीटा नेगेटिव 6 में क्या हो रहा है। बीटा नेगेटिव 6 में क्या हुआ था कि भैया आपका एंटी न्यूट्रॉनो, जी हाँ एंटी न्यूट्रॉनो को हम वी बार से दर्शाते हैं। तो बीटा 6 में क्या हुआ था सर कि एंटी न्यूट्रॉनो कण का उत्सर्जन हुआ था
और बीटा पॉजिटिव क्षय में क्या हुआ कि आपकी एक पॉजिट्रॉन कण का उत्सर्जन हुआ, साथ में आपकी एक न्यूट्रॉनो कण का भी उत्सर्जन हुआ। तो पहले पॉइंट में हमसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीटा नेगेटिव में आपका एंटी न्यूट्रॉनो और बीटा पॉजिटिव में आपका न्यूट्रॉनो कण उत्सर्जित होगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इनके उदाहरण याद कर लेते हैं बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव के, तो आपको पहला विशेषताओं का जो पहला पॉइंट है उसे याद रखने में कोई भी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वो हमसे कह रहा है कि न्यूट्रॉनो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत कम द्रव्यमान, संभवतः शून्य वाले अनावेशित कण होते हैं। ये अन्य कणों के साथ केवल 6 अन्योन क्रिया या फिर इंटररिएक्शन करते हैं। ये बिना क्रिया किए पदार्थ की बहुत बड़ी मात्रा यहाँ तक कि पृथ्वी को भी पार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही जाना था, जब मैं आपको मुख्य अपरमाणविक कणों के बारे में जानकारी दे रहा था तो मैंने आपसे कह दिया था उसी वक्त कि जो आपका न्यूट्रॉनो होता है वो चार्जलेस होता है, मतलब आवेशहीन होता है, और साथ में उसका जो द्रव्यमान होता है वो काफी कम होता है, यहाँ तक हम उसके द्रव्यमान को शून्य भी मान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें न्यूट्रॉनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है। वो है कि न्यूट्रॉनों बिना किसी पदार्थ से किया करके किसी बड़े पदार्थ को पार कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि हम पृथ्वी की भी बात करें तो आपके जो न्यूट्रॉन कण हैं वो पृथ्वी को भी पार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में उन्होंने हमसे कहा है कि बीटा नेगेटिव क्षय तथा बीटा पॉजिटिव क्षय दोनों ही क्षयों में द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है। द्रव्यमान संख्या का तात्पर्य यहाँ पर द्रव्यमान या फिर परमाणु द्रव्यमान से ही। तो देखिए भाई, बीटा नेगेटिव का उदाहरण आपके सामने और बीटा पॉजिटिव दोनों के उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि भाई बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव में दोनों में ही जब नाभिक क्षय होते हैं तो द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती है। द्रव्यमान संख्या भाई देखिए, फास्फोरस 32 यू थी, सल्फर में भी 32 यू ही है। यहाँ पर यदि हम बीटा पॉजिटिव की बात करें तो सोडियम 22 यू थी, और जब नाभिक क्षय हो गया तो भी सोडियम 22 यू ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव दोनों में ही जब नाभिक क्षय होते हैं तो द्रव्यमान संख्या फिर परमाणु द्रव्यमान नहीं बदलता है। देखिए फ्रेंड्स, तीसरे पॉइंट में उन्होंने आगे लिखा है कि बीटा नेगेटिव क्षय में नाभिक का परमाणु क्रमांक Z एक अधिक हो जाता है, जबकि बीटा पॉजिटिव क्षय में एक कम हो जाता है। देखिए भाई, उदाहरण तो आपके सामने ही है। देखिए बीटा नेगेटिव में क्या हो रहा है। बीटा नेगेटिव के यदि हम उदाहरण को देखें तो वो हमसे कह रहे हैं कि नाभिक का परमाणु क्रमांक Z एक अधिक हो जाता है। भाई निश्चित तौर पर फास्फोरस का कितना था, परमाणु क्रमांक 15 था, सल्फर का यहाँ पर 16 हो गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ बीटा नेगेटिव में क्या हुआ है कि ये परमाणु क्रमांक उस पर्टिकुलर नाभिक का बढ़ गया है। और यदि हम आगे उसको पढ़ें तो उसमें लिखा है जबकि बीटा पॉजिटिव क्षय में एक कम हो जाता है। देखिए भाई, यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था, लेकिन जब नाभिक क्षय हुआ, रेडियो एक्टिव या फिर नाभिकीय घटनाएं संपन्न हुई, तो वहां पर क्या हुआ कि आपका परमाणु क्रमांक एक कम हो गया। देखिए फ्रेंड्स, बीटा नेगेटिव में एक परमाणु क्रमांक बढ़ गया जबकि बीटा पॉजिटिव में एक परमाणु क्रमांक घट गया। तो फ्रेंड्स, आप इसे एज अ इनवर्स प्रोपोर्शनली भी याद रख सकते हैं कि बीटा नेगेटिव में परमाणु क्रमांक एक बढ़ेगा जबकि बीटा पॉजिटिव में परमाणु क्रमांक एक घटेगा। देखिए फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट हमसे कह रहा है कि बीटा नेगेटिव क्षय में मूल नाभिकीय प्रक्रिया न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण है। कैसे? देखिए, न्यूट्रॉन आपका प्रोटॉन में परिवर्तित हो गया है। जो हमने रिएक्शन लिखी हुई है उसमें क्या हुआ है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया है, साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और उसके साथ में एक प्रति न्यूट्रॉनो या फिर हम उसे कहें एंटी न्यूट्रॉनो कण भी आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अभिक्रिया हो, चाहे नाभिकीय हो, रासायनिक या फिर किसी भी प्रकार की अभिक्रिया हो, उसमें एक बात निश्चित रहती है कि आपका जो आवेश है वो हमेशा कंजर्व रहता है। देखिए, यदि हम अभिकारक की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में चेंजेस हो रहे हैं। हमने मान लिया कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, तो यहाँ पर चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही हमारे उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे, तो इस कारण से जो आपकी उत्पाद बन रहे हैं एक प्रकार से उनका भी जो आवेश, कुल आवेश होने वाला है वो शून्य ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि शायद यहाँ आवेश संरक्षण का नियम फेल तो नहीं हो रहा है। तो बस आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि बीटा नेगेटिव क्षय में क्या होता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है। हमारा अंतिम पॉइंट है वो है कि बीटा पॉजिटिव क्षय में मूल नाभ की प्रक्रिया प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण है। वो अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण। देखिए, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में बदलेगा तो कुछ न्यूट्रॉन मिलेगा हमारे साथ, इसके बाद उसी अभिक्रिया में जब और वो अभिक्रिया संपन्न होगी तो वहां पर आपको एक पॉजिट्रॉन में मिलेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स, हम पॉजिट्रॉन को e⁻+ के फॉर्म में दर्शाते हैं और साथ में यहाँ पे आपके लिए न्यूट्रॉनो कण भी सामने आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर केवल चौथे और पांचवें पॉइंट में केवल एक ही बात याद रखने की है, वो है कि बीटा नेगेटिव क्षय में क्या होता है कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण होता है।
इसे भी आप एज आ व्युत्क्रम के समानुपात में ही याद रख सकते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि बीटा नेगेटिव क्षय में क्या होता है कि एक परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है जबकि बीटा पॉजिटिव में एक घट जाता है। ठीक ऐसे ही बीटा नेगेटिव में क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, और बीटा पॉजिटिव में क्या होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है। तो आप इसे, यदि आपने बीटा पॉजिटिव याद कर लिया कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में हो जाता है, तो आपको बीटा नेगेटिव क्षय में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बीटा पॉजिटिव क्षय में जो घटना संपन्न होती है, चूंकि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है, तो बीटा नेगेटिव क्षय में ठीक इसके उलट होता है कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बीटा क्षय की विशेषताओं को समझें तो विशेषताओं में आपको कुछ नहीं करना। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपके उदाहरण से ही लिए गए हैं। बस आपको इनके उदाहरण याद कर लेना है। जैसे ही आप उदाहरण याद कर लेते हैं, ठीक वैसे ही आपको इनकी विशेषताएं भी याद कर लेनी है। और चौथे और पांचवें पॉइंट में आपको कोई भी एक याद कर लेना है कि बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन रूपांतरित होता है, तो भाई निश्चित तौर पर बीटा नेगेटिव में क्या होगा कि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में रूपांतरण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बीटा क्षय की कहानी होती है खत्म। अब हम समझने जा रहे हैं कि आखिर गामा क्षय क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा अंतिम जो क्षय पढ़ने जा रहे हैं, अंतिम जो रेडियोएक्टिव क्षय है वो है गामा क्षय। तो गामा क्षय क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, गामा क्षय समझने से पहले मैं आपके लिए कुछ बेसिक से बताने चाहता हूँ। आप सभी को उन बेसिक के बारे में अच्छे से नॉलेज में जानता हूँ, लेकिन क्या करें, एक बार फिर से बता देते हैं। परमाणु के समान नाभिक में भी विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। अनुत्तेजित मतलब अनएक्साइटेड, और उत्तेजित मतलब एक्साइटेड स्टेट में। मतलब परमाणु के समान नाभिक में भी दो प्रकार के ऊर्जा स्तर होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेड स्टेट में और एक होते हैं अनएक्साइटेड स्टेट में। देखिए फ्रेंड्स, रदरफोर्ड की बात नील्स बोर ने हमें बता दिया कि वे किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न नियत कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ठीक वही कंसेप्ट उभर के आया कि जैसे भाई आपकी नाभिक के चारों ओर किसी परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक वैसे ही न्यूक्लियनों का अस्तित्व भी किसी परमाणु के नाभिक में होता है। नाभिक में भी उसके विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनमें उसमें आपके न्यूक्लियॉन्स विद्यमान है। तो फ्रेंड्स, आगे लिखा हुआ है कि हालांकि इनकी ऊर्जा के मानों में अत्यधिक भिन्नता होती है। वैसे तो हमने ये भी जाना था अपने नील्स बोर के मॉडल में कि जिन्होंने ऊर्जा स्तर बताए थे, उनकी ऊर्जा स्तर की अलग अलग ऊर्जा थी। उच्च ऊर्जा स्तर थी, निम्न ऊर्जा स्तर थी। हमने ये भी जाना था कि भाई पास वाला जो आपका ऊर्जा स्तर होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो दूर वाला ऊर्जा स्तर होगा उसकी एनर्जी अधिक होगी। वैसे हमने नील्स बोर का जब परमाणु मॉडल समझा था तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था। तो फ्रेंड्स देखिए, हालांकि इनकी ऊर्जा के मानों में अत्यधिक विभिन्नता होती है। परमाणविक ऊर्जा स्तरों का कोटिमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ईवी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाओं का अंतर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए फ्रेंड्स, वो हमसे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, देखिए मैं आपके लिए बता देता हूँ कि किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो उसके विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, उनके बीच जो ऊर्जाओं का अंतर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होता है। लेकिन जब आपके नाभिक की बात की जाए तो नाभिक के अंदर जो आपके विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, उन ऊर्जा स्तरों में जो आपकी ऊर्जाओं का अंतर होता है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक काफी बड़ा मात्रक होता है। तो आगे इन्होंने लिखा है कि जब कोई उत्तेजित नाभिक निम्न उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है। देखिए यहाँ पर संक्रमित होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियॉन कक्षाएं बदल रहे हैं। संक्रमित होना, यहाँ किसी वायरस से संक्रमित होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नाभिक जो होगा निम्न उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होगा, मतलब वो अपने ऊर्जा स्तरों को परिवर्तित करेगा। तो आगे लिखा है कि जब कोई उत्तेजित नाभिक निम्न उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है तो नाभिक की दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर की समान ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है। यही गामा क्षय कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि बोर्ड परीक्षा में आपसे गामा क्षय पूछा जाता है तो आपको केवल अंतिम की दो पंक्तियां ही लिखनी है कि जब कोई उत्तेजित नाभिक निम्न उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है तो नाभिक के दोनों ऊर्जा स्तरों के अंदर की समान ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होता है। यही गामा क्षय कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूं कि आपके अल्फा, बीटा और जो गामा किरणें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं वो गामा किरणें ही होती हैं। और उनका हम अपने व्यापारिक रूप से, सामाजिक रूप से और कई तरीके से हम इनका अपने यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको केवल अंतिम की दो पंक्तियां ही लिखनी है और मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आखिर गामा क्षय कहलाता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि परमाणु में नाभिक की चारों कक्षाएं होती हैं, तो ठीक वैसे ही नाभिक में भी कक्षाएं, ऊर्जा स्तर होते हैं। तो उन ऊर्जा स्तरों में जब कोई नाभिक निम्न उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होता है, मतलब वो अपनी ऊर्जा स्तरों को, देखिए यहाँ पर हम
परमाणु में जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन कक्षाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन ऊर्जा स्तरों की बात कर रहे हैं जो उस पर्टिकुलर नाभिक में स्थित होंगी। तो उन नाभिकों में उपस्थित जो विभिन्न ऊर्जा स्तर होंगे, उन ऊर्जा स्तरों में आपकी न्यूक्लियॉन्स संक्रमित होंगे, मतलब अपने ऊर्जा स्तरों को परिवर्तित करेंगे। और जब वो अपने ऊर्जा स्तरों को परिवर्तित करेंगी तो क्या होगा कि नाभिक के दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर की समान वाला एक ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित होगा। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो नाभिकीय ऊर्जा स्तरों में ऊर्जाओं का अंतर होता है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो निश्चित सी बात है कि नाभिक की दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर की समान ऊर्जा को जो फोटोन उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा भी काफी ज्यादा होगी। इसी क्षय को हम गामा क्षय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी भी प्रकार के परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि हमने अल्फा और बीटा क्षय में जाना था कि कहीं ना कहीं परमाणु द्रव्यमान घट रहा है, बढ़ रहा है, बीटा पॉजिटिव में बीटा नेगेटिव में परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। तो यहाँ पर गामा क्षय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए गामा क्षय मतलब नाभिक तो टूट रहा है, लेकिन कैसे टूट रहा है कि गामा क्षय में क्या होता है कि जो नाभिक के अंदर ऊर्जा स्तर होते हैं जिनके अंदर ऊर्जाओं का अंतर काफी ज्यादा होता है, उन ऊर्जा स्तरों में क्या होता है आपकी वो न्यूक्लियॉन अपनी ऊर्जा स्तर बदलते रहते हैं, तो संक्रमित होते हैं, क्योंकि भाई नाभिक में ही है, नाभिक से कहीं नहीं जा रहे हैं। तो वहां पे आपकी कोई भी परमाणु संख्या फिर परमाणु द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, इस कारण से जो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया हुआ है उस उदाहरण में हमने क्या किया है कि रेडॉन लिया है। रेडॉन 86 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 222 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो रेडॉन से रेडॉन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है भाई, उसके नाभिक में जो ऊर्जा स्तर होंगे उन्होंने उनके अंदर थोड़ा सा संक्रमण हुआ, उन्होंने अपनी स्थान परिवर्तित की और उसी के सिलसिले में काफी ज्यादा मात्रा में आपकी गामा क्षय उत्पन्न हो गया और उसी के साथ साथ आपकी एनर्जी भी रिलीज हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा गामा क्षय होता है कंप्लीट। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर गामा क्षय की क्या कुछ विशेषताएं होती हैं। तो विशेषता पहली है कि सामान्यतः किसी गामा किरण का उत्सर्जन अल्फा तथा बीटा क्षय में विघटित नाभिक का उत्तेजित अवस्था में रहने की अवस्था में होता है। देखिए वो पहले पॉइंट में हमसे कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, पहले पॉइंट में वो हमसे कह रहे हैं कि सामान्यतः किसी गामा किरण का उत्सर्जन, या फिर हम सामान्य शब्दों में कहें कि सामान्यतः जब गामा क्षय होता है तो गामा क्षय में होता क्या है कि जब अल्फा और बीटा क्षय हो रहे होते हैं, जब अल्फा और बीटा क्षय में आपके नाभिक टूट रहे होते हैं, तो जब नाभिक उत्तेजित होते हैं तब यह घटना घटित हो जाती है। मतलब जब अल्फा और बीटा घटना घटित हो रही होगी, अल्फा और बीटा किरणें उत्पन्न हो रही होती हैं, तो उस दौरान जो नाभिक होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में आ रहे होते हैं, तो उस दौरान ही मतलब अल्फा और बीटा क्षय होने से पहले ही आपका गामा क्षय हो जाता है और आपकी गामा किरण उत्सर्जित हो जाती है। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि गामा किरण काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है, इनका काफी जगह यूज भी होता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप इन्हें काफी अच्छी तरीके से समझेंगे कि आखिर गामा किरणों का क्या महत्व होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अंतिम पॉइंट है कि इस क्षय में उत्तेजित नाभिक अनुत्तेजित अवस्था में आने की प्रक्रिया में एक फोटोन अथवा एक से अधिक फोटोन का उत्सर्जन कर देते हैं। भाई निश्चित सी बात है, इस पॉइंट को मुझे आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो हमसे क्या कह रहे हैं कि इस क्षय में क्या होगा, मतलब गामा क्षय में, गामा क्षय की बात कर रहे हैं कि गामा क्षय में जो उत्तेजित नाभिक होगा, जो एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा, वो अपनी अनएक्साइटेड स्टेट में आने से पहले एक फोटोन या फिर एक से अधिक फोटोन का उत्सर्जित कर देगा। भाई सीधी सी बात है कि किसी कारणवश उस नाभिक में हलचल हुई और नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन अपने ऊर्जा स्तरों को चेंज करेंगे, निम्न से उच्च में जाएंगे या फिर उच्च से निम्न में जाएंगे। तो जब वो नाभिक उत्तेजित होगा, मतलब एक्साइटेड नाभिक होगा, एक्साइटेड नाभिक जब अनएक्साइटेड होगा, तो एक्साइटेड से अनएक्साइटेड आने के बीच जो ड्यूरेशन होगी, जो समय होगा, उस समय में क्या होगा कि एक फोटोन या फिर एक से अधिक फोटोन उत्सर्जित हो जाएंगे। इसी को हम कह देंगे कि गामा क्षय हो गया है, या फिर हम कह देंगे कि गामा किरण आपकी उत्सर्जित हो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास होती है कंप्लीट। बस यही हमारे NCERT क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस में अल्फा, बीटा और गामा क्षय को समझाया गया है। यदि आपको इसके बारे में और काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है तो यूट्यूब नॉलेज का भंडार है, आप उस पर भी जाके समझ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एज अ क्लास 12 के स्टूडेंट आपको इतना ही समझना चाहिए कि आखिर अल्फा, बीटा और गामा क्षय क्या कहलाते हैं, जिन्हें मैंने आपको काफ़ी अच्छी आसानी से अच्छे तरीके से समझा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको अभी कोई भी डाउट पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आफ्टर 26 अक्टूबर 2020 के बाद शायद मैं अवेलेबल ना रह पाऊँ, तो आपकी तो उन डाउट्स को मैं रिजॉल्व ना कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स,
यदि आपके पास कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिफोर 26 अक्टूबर 2020 मतलब दशहरे के पहले हमारा चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएगा। और जब हमारी वीडियोस प्रीमियर नहीं हो रही हैं, रैंडम टाइम पे वो वीडियोस आपको अवेलेबल करा दी जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जिनको पढ़ाई करनी है वो तो कर ही रहे हैं, और जिनको पढ़ाई नहीं करनी है वो मत करें। हमारे लेक्चर्स पे ना देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल आप मुझसे ही पढ़ें, आप जिससे भी पढ़ें अपनी पढ़ाई से लिंक बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।